तो बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। तो बात करें पहले बड़ी खबर की, जहां भारत से संबंध सुधारने में लगे पड़ोसी मुइज़ अब लिया बहुत बड़ा फैसला, मालदीव में चलेगा रुपए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मालदीव और भारत में पिछले कुछ दिनों से तनाव देखने को मिला है, लेकिन अब मालदीव ने जल्द ही भारत की रुपए सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इसके लॉन्च की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। मोहम्मद मुइज़ की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि इस कदम से मालदीवियन रुपया को बढ़ावा मिलेगा। रुपए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। ये ग्लोबल पेमेंट के लिए है, जिसके तहत एटीएम, पीओएस मशीनों और ई कॉमर्स वेबसाइटों पर पेमेंट किया जा सकता है। ये घटनाक्रम भारत और मालदीव के बीच तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के बीच आया है। हालांकि इस साल जनवरी में शुरुआती तनाव के बाद दोनों देश संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मालदीव में मोहम्मद मुइज़ ने सत्ता में आने के लिए भारत विरोधी अभियान शुरू किया है, आप सभी जानते ही हैं, लेकिन अब भारत के सामने झुककर ही रहना पड़ेगा। ये बात भी मुइज़ को पता चल ही चुका है। ऐसे में अपने अकड़ से मुइज़ को लेना ही पड़ गया। यू टर्न पहले बनाई दूरियां अब ले रहा है भारत का ही सहारा। जी हाँ, ऐसे में लौट कर आए वाली एक कहावत है, आप लोग कमेंट में जरूर पूरा करके लिखेगा तो वहीं आपको बता दें। पासपोर्ट जब्त है, युद्ध में भेजने की देते हैं धमकी। जी हाँ, रशिया के रोस्टोव में फंसे भारतीयों ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील। जी हाँ, TV9 की बड़ी खबर। बता दें, भारतीयों में विशेष तौर पर यह क्रेज रहता है कि विदेश जाकर वो नौकरी करें। बाहरी दुनिया में अक्सर वो प्रभावित होते हैं, इसीलिए हर साल भारत से विदेश नौकरी करने जाने वालों की संख्या भी काफी रहती है। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच कुछ भारतीयों को लुभाया गया है कि रशिया में काफी नौकरियां हैं जहां अच्छा पैसा भी मिलेगा। इसी लालच में आकर यूपी बिहार के अधिकतर लोगों ने वहां जाने का फैसला लिया था, लेकिन नतीजतन वो अब वहां नौकरी तो नहीं कर रहे, लेकिन युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। रशिया में तकरीबन 160 भारतीय फंसे हुए हैं जो भारत वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के रोस्टोव में फंसे इन भारतीयों ने अब TV9 के जरिए पीएम मोदी से देश वापसी की अपील की है। एक पावर कंपनी बुलावा में काम कर रहे इन भारतीयों ने पीएम मोदी जी से अपील करते हुए कहा कि उन्हें वापस भारत लाने की कोशिश पीएम मोदी करें। फंसे हुए भारतीयों का कहना है कि कंपनी ने इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। पासपोर्ट जब्त करने के अलावा कंपनी ने इन सभी भारतीयों को 2 महीने से सैलरी भी नहीं दिया है। सभी को जबरन युद्ध लड़ने के लिए भेजे जाने की धमकी भी दी जा रही है। बता दें कि रोस्टोव शहर रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर पड़ता है। फर्जी नौकरी का झांसा देकर इन भारतीयों को रशिया बुलाया गया था, लेकिन अब ये सभी फंस चुके हैं। जी हाँ, जो भारतीय फंसे हैं उनमें ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। सभी ने अब पीएम मोदी जी से गुहार लगाते हुए कहा कि मोदी जी हमें बचा लीजिए। तो वहीं आपको बता दें, अनंतनाग राजौरी में मतदान से पहले सुरक्षा बल हुए सतर्क। सांबा में चलाया तलाशी अभियान। जी हाँ, सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट कई गाँव में तलाशी अभियान चलाया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बे इन लाल चक अग्रिम क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि एहतियातन शुरू किए गए अभियान के दौरान निगरानी के लिए ड्रोन भी तैनात किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने सीमा क्षेत्र में घर घर जाकर जांच की है। उन्होंने बताया कि कुछ संदिग्ध लोगों की आवाजाही की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को आईबी के साथ लगते बे इन लाला चाक अग्रिम इलाके में अपना तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों ने गाँवों के अलावा खेतों और जंगलों इलाकों में भी तलाशी ली। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर आज यानी 25 मई को मतदान हो रहा है। राज्य की अन्य 4 लोकसभा सीटों पर पहले ही मतदान हो चुका है। आपको बता दें, आज छठे चरण की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मनोज तिवारी, महबूबा मुफ्ती और राज बब्बर समेत इन दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दोस्तों, मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो रहा है और शाम 6 बजे तक चलने वाला है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी, जहां यूपीए सरकार में लटकी रही ब्रह्मोस निर्यात की फाइल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एबीपी के खुलासे पर कहा मोटी मलाई मारने की इनकी आदत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एबीपी न्यूज के एक्सक्लूसिव खुलासे पर रिएक्शन व्यक्त किया। दोस्तों, प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लटकाने, भटकाने, अटकाने और बीच में मोटी मलाई मारने की आदत ने देश के रक्षा क्षेत्र को सबसे बड़ा आघात पहुंचाया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहकर कांग्रेस पर वार करते रहते हैं कि पहले की सरकार में नीतियां अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम होता था, पॉलिसी पैरालिसिस के हालात थे। एबीपी न्यूज ने इसी को लेकर यह सबसे बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, आपको बता दें, यूपीए सरकार में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात में देरी पर एबीपी मीडिया के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पॉलिटिकल क्लियरेंस न होने का हवाला देकर बार बार इस पर ब्रेक लगाया गया। खुलासा यह है कि यूपीए की सरकार में किस तरह वक्त पर फैसला न लेने की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात न हो सका। 2014 में मोदी सरकार बनने से पहले फिलीपींस के दौरे पर जा रही ब्रह्मोस एरोस्पेस की टीम को रोका गया। 2011 में विदेश सचिव ने
उन्होंने ये कहा कि जब तक निर्यात नीति नहीं बनती तब तक ब्रह्मोस के निर्यात पर बातचीत ही ना हो। यही नहीं, 2010 में नई दिल्ली में मौजूद इंडोनेशिया की टीम को ब्रह्मोस एरोस्पेस का दौरा करने से रोक दिया गया। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार बनने से पहले 17 अप्रैल 2014 को विदेश मंत्रालय में दक्षिण के निदेशक ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के जीएम यानी डिजाइन को चिट्ठी लिखी कि ये चिट्ठी तब लिखी गई जब निर्यात पर बातचीत के सिलसिले में ब्रह्मोस एरोस्पेस की टीम फिलीपींस जाने वाली थी। इस चिट्ठी में साफ साफ ये लिखा था कि दौरे को लेकर राजनीतिक स्तर पर क्लियरेंस नहीं है, इसीलिए दौरे से पहले विदेश मंत्रालय से हरी झंडी ली जाए। दोस्तों ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है यूपीए की सरकार में ब्रह्मोस की निर्यात को लेकर। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव जानकारी दी और क्लियर बता दिया है कि यूपीए की सरकार में नीतियों को अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम हुआ करता था और बीच में मोटी मलाई मारने के प्रयास में लगे रहते थे यूपीए की सरकार। तो वहीं अगर आपसे हम ये पूछे कि इस बार किसकी सरकार, तो क्या बताएंगे आप लोग कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, ब्रह्मोस के बाद इस हेलीकॉप्टर को लेकर बड़ी अच्छी खबर, जहां पर फिलीपींस ने दिखाई इस हेलीकॉप्टर में बड़ी दिलचस्पी भारत के साथ कर सकता है ये डील। बता दें, चीन के खिलाफ बढ़ाएगा अपनी ताकत। दरअसल भारत कभी सिर्फ हथियारों के आयात के लिए जाना जाता था। एक्सपर्ट के मुताबिक भारत का लक्ष्य है कि पड़ोसियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सैन्य उपकरणों का निर्यात किया जाए। फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दी है जो चीन के खिलाफ इस्तेमाल होगी। अब फिलीपींस का अगला रणनीतिक कदम ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर हासिल करना है। भारतीय नेवी ने एक्स पर मंगलवार को एक पोस्ट में बताया है कि फिलीपींस नौसेना, तटरक्षक बल और रक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने INS शक्ति का दौरा किया और घरेलू स्तर पर बने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के संचालन के प्रभारी चालक दल से बातचीत की। भारत के युद्धपोत फिलीपींस के दौरे पर हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यात्रा का उद्देश्य भारत और फिलीपींस की नौसेनाओं के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों यही फर्क है कि 2014 से पहले भारत के साथ डील होते हुए भी डील नहीं हुआ करती थी और आज भारत के साथ इतनी ज्यादा डीलें हो रही हैं कि भारत किस किस का निर्यात करे वो भी सोचना पड़ जाता है। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश म्यांमार को तोड़ने की हो रही है क्या कोशिश। पूर्वी तिमोर जैसा ईसाई देश बनाने की साजिश का बड़ा दावा, भड़की शेख हसीना। जी हाँ, बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीर अनार की भारत में नृशंस हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को दोनों देशों की मीडिया में प्रमुखता से कवरेज दिया गया। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने बांग्लादेश और म्यांमार के क्षेत्र का इस्तेमाल करके पूर्वी तिमोर जैसा ईसाई देश बनाने वाली साजिश का खुलासा किया। हालांकि अपने बयान में उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर इस पूरे प्लान के पीछे कौन सा देश है। गुरुवार को गोनो भवन में 14 पार्टी मीटिंग के दौरान पीएम हसीना ने कहा कि एक देश ने बांग्लादेश में एयर बेस बनाने के लिए एक श्वेत व्यक्ति के जरिए प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने कहा है कि इस एयर बेस के बदले 7 जनवरी को होने वाले चुनावों में उन्हें समर्थन मिलता। द डेली स्टार के मुताबिक अगर ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो उनकी आवामी लीग सरकार को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि उन्होंने ऐसी स्थिति को रोकने की प्रतिज्ञा की। इसके अलावा शेख हसीना ने विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर चुनाव के दौरान तोड़फोड़ करने के प्रयास का भी आरोप लगाया। जी हाँ दोस्तों, शेख हसीना जी के बातों से क्या लगता है आपको, कौन से देश पर निशाना साध रही हैं शेख हसीना जी? कौन सा वो देश है जो बांग्लादेश म्यांमार को तोड़ने की कर रहा है कोशिश? अगर आपने अंदाजा लगा लिया है तो कमेंट में लिखकर बताइएगा। देखते हैं कि आपने बिल्कुल सटीक अंदाजा लगाया है या नहीं। लेकिन आपको हम हिंट दे दे, उस देश का नाम शुरू होता है ए से। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दे, दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेसी नेता हुए प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद यूं कर दी उनकी तारीफ। जी हाँ, कांग्रेसी नेता और पूर्वी दिल्ली के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपनी मां और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की तारीफ सुनने के बाद उनका बहुत आभार जताया। राजधानी दिल्ली में आज 7 सीटों पर वोटिंग चल रही है और इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करना काफी मायने रखती है। जी हाँ, खासकर जब दिल्ली में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो और प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी की ओर से शीला दीक्षित के खिलाफ अपनाए गए रवैये का जिक्र करते हुए पूर्व सीएम को सराहा है। जी हाँ, संदीप दीक्षित ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताने वाले एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में एक निजी चैनल पर पीएम मोदी के इंटरव्यू का वो हिस्सा भी शेयर किया। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि एक और मुख्यमंत्री है जो बहुत बड़ी बातें करते हैं। शीला दीक्षित जी को कितनी गालियां दी, कितना बदनाम किया था और मैं व्यक्तिगत रूप से शीला जी का बहुत सम्मान करने वाले व्यक्तियों में से एक हूँ। वो कांग्रेस की नेता थी, लेकिन उन पर जो आरोप लगाए गए, वो जीवन के आखिरी दिन में जिस प्रकार से उनको बदनाम किया गया, मैंने उनको निकट से देखा है, ये बातें मेरे गले नहीं उतरती थी। ऐसे में संदीप दीक्षित ने कहा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत कृपा है। उन्होंने लिखा कि हालांकि हमारे राजनीतिक मतभेद कायम है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत कृपा है कि शीला जी और उनके योगदान को याद किया। मेरी मां और प्रधानमंत्री 12 वर्षों तक साथ ही मुख्यमंत्री रहे और अक्सर कई मंचों पर बातचीत करते थे। सार्वजनिक जीवन में ये शिष्य
भ्रष्टाचार आवश्यक है। अब वैसे में दोस्तों शीला दीक्षित जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बारे में आपके क्या विचार थे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा क्या बिल्कुल सेम आपके भी विचार थे, बताना मत भूलेगा। तो वहीं आपको बता दें, चीन के मिलिट्री ड्रिल पर ताइवान का तगड़ा जवाब, मोबाइल मिसाइल ट्रक किए तैनात। जी हाँ, चीन ने फिर से अपने आप को सर्वशक्तिशाली बनाने के लिए कई चाल चली है। इस बार चीन ने एक छोटे से द्वीप को निशाना बनाया है। चीन ने ताइवान को घेरने के लिए 2 दिनों का सैन्य अभ्यास शुरू किया है। हालांकि चीन की सेना का कहना है कि उनका ये मिलिट्री अभ्यास सिर्फ ताइवान पर कब्जा करने की उसकी क्षमता को टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है। तो वहीं ताइवान ने इस उकसावे की कार्रवाई बताई है। चीन की मिलिट्री ड्रिल पर ताइवान की नेवी ने भी अब जवाब दिया है। ताइवान ने अपने मोबाइल मिसाइल ट्रक का वीडियो जारी किया है। ताइवान की समुद्री सीमा में चीन के वॉरशिप घुसने के बाद और उससे निपटने के लिए ताइवान ने मिसाइल ट्रक का डिप्लॉयमेंट किया है। मोबाइल मिसाइल यूनिट को कमांड मिलते ही कई मिसाइल से लेस टेक्टिकल पोजीशन पर पहुंच गए हैं। ताइवान की मरीन कॉर्प्स के साथ मोबाइल यूनिट ने मोर्चा संभाल लिया है दोस्तों। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का रुतबा बढ़ाया, प्रवासियों को मिली नई पहचान। जी हां, भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता का सबसे बड़ा दावा आपको बता दें, अमेरिका में भारतीय समुदाय के एक प्रतिष्ठित नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की है। जयपुर फुट यूएसए के प्रमुख प्रेम भंडारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ाया है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को एक नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक भारतीय प्रवासी 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के उनके लक्ष्य में भागीदार बनने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि भंडारी राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष भी हैं। जी हां, एक साक्षात्कार में भंडारी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2030 से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। जी हां, उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारतीय प्रवासियों को दुनिया भर में सम्मान से देखा जा रहा है। अब भारतीय समुदाय को दुनिया भर में गंभीरता से लिया जा रहा है, सीरियसली लिया जा रहा है। फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर सऊदी अरबिया, इन सब का पूरा श्रेय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। लेकिन आप किसको ये श्रेय देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आपके हिसाब से इस पूरा श्रेय किसको जाता है। तो वहीं आपको बता दें, फलस्तीनियों पर अकाल के खतरे के बीच आईसीजे का अहम फैसला, राफा पर अपना हमला रोके इजराइल। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, बढ़ सकता है इजराइल पर राजनयिक दबाव। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों ने शुक्रवार को इजराइल को दक्षिणी गाजा शहर राफा पर सैन्य हमले रोकने का आदेश दिया है। इजराइल के खिलाफ इस फैसले से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर अब और अधिक राजनयिक दबाव बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को पढ़ते हुए अध्यक्ष नवाफ सलाम ने कहा कि मार्च में अदालत की ओर से दिए गए अंतिम आदेश फलस्तीनी क्षेत्र की स्थिति को पूरी तरह से संबोधित नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल को राफा में अपने सैन्य आक्रमण तुरंत रोक देना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के वकीलों ने पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से याचिका दायर कर आपातकालीन उपाय लागू करने का अनुरोध किया था। एक सप्ताह बाद अदालत ने इजराइल को राफा में अपने आक्रमण को रोकने का आदेश देने के दक्षिणी अफ्रीकी अनुरोध का समर्थन किया। आदेश के बाद अदालत के बाहर फलस्तीनी समर्थकों के एक छोटे समूह ने बूम बॉक्स पर रैप गाना बजाया और झंडे लहराकर मुफ्त फलस्तीन का आह्वान किया। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी खबर, नक्सलियों का सफाया करने में जुटी एसटीएफ की टीम 4 दिन के अंदर मार गिराए 8 नक्सली। जी हां, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर और बीजापुर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को नारायणपुर बीजापुर जिलों की सीमा पर जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ शुक्रवार सुबह उस समय हुई जब विशेष कार्य बल यानी एसटीएफ का एक दल नक्सल विरोधी अभियान के बाद लौट रहा था। अधिकारियों ने बताया कि एसटीएफ के जवान सुरक्षा बलों के एक संयुक्त दल का हिस्सा थे, जिसने बृहस्पतिवार को बीजापुर नारायणपुर सीमा के पल्ले वाया हंदावाड़ा इलाके में मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया था। तो वहीं बता दें, नंदीग्राम हिंसा को लेकर राज्यपाल ने की ममता बनर्जी की आलोचना, कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का दे दिया निर्देश। जी हां, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में एक बुजुर्ग महिला की कथित हत्या को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की निंदा की। एक विश्वस्त सूत्र ने पीटीआई भाषा को बताया कि बोस ने बनर्जी का तत्काल कार्रवाई करने और उन्हें कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक पत्र में बोस ने बनर्जी को खून खराबा को समाप्त करने और आदर्श आचार संहिता के मापदंडों के भीतर सभी जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने नंदीग्राम में राज्य प्रायोजित हिंसा पर नाराजगी जाहिर की और जोर देकर कहा कि किसी भी संवैधानिक उल्लंघन के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। पत्र गुरुवार की शाम राज्य सचिवालय को भेजा गया। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी का पीएम मोदी जी पर तंज, कहा दंगा या फिर झूठ फैलाने के लिए लोगों को नहीं भेजता भगवान। जी हां, लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण की वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी
ने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बार फिर से निशाने पर लेने की कोशिश की। उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव में अपनी होने वाली हार से अब डर गई है। पीएम मोदी का खुद को भगवान पुत्र कहे जाने के बाद बयान पर भी सीएम ममता बनर्जी ने निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि क्या भगवान किसी को दंगा और झूठ फैलाने के लिए भेजता है। ऐसे में दोस्तों ममता बनर्जी के इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। और कौन कौन मानता है कि बंगाल से ज्यादा दंगा किसी भी राज्य में नहीं होता, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, भारत में नई परमाणु ऊर्जा इकाई की स्थापना के लिए तैयार है रशिया। जल्द होगा नई साइट का खुलासा। बता दें, रशिया ने कहा है कि वो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग के विस्तार के लिए तैयार है। इसमें भारत में एक नई जगह पर उच्च क्षमता वाली परमाणु ऊर्जा इकाइयों का निर्माण भी शामिल है। जी हां, बृहस्पतिवार को परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजीत कुमार मोहंती ने रशिया के रोसाटोम राज्य परमाणु ऊर्जा निगम के महानिदेशक अलेक्सी लिखचेव से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। रोसाटोम में दोनों पक्षों के अधिकारियों ने रूस में टॉम्स क्षेत्र के सेवर्स में बनाए जा रहे पायलट डिमोन्स्ट्रेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। तो वहीं बता दें, रशिया ने अब ब्रिटेन को क्यों दी हमले की चेतावनी, कहा हम भूल जाएंगे दर ओ दीवार। जी हां, ब्रिटेन में अलर्ट जारी। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर मॉस्को पर उसके मिसाइल से हमले हुए तो रूस चुप नहीं बैठेगा और यूनाइटेड किंगडम पर पलटवार करेगा। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने रूसी शहरों पर हमला करने के लिए ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल किया तो मॉस्को ब्रिटिश ठिकानों पर जवाबी हमले की कार्रवाई करेगा। जखारोवा ने संवाददाताओं से कहा कि अगर हमारी चेतावनी के बाद भी ब्रिटेन नहीं संभलता है तब मॉस्को भी ये भूल जाएगा कि वो यूक्रेन की सीमाओं के अंदर या बाहर के ब्रिटिश ठिकानों को निशाना बना रहा है। इससे पहले भी इस महीने की शुरुआत में मॉस्को ने लंदन को इसी तरह की चेतावनी जारी की थी। तो दोस्तों वहीं आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद आग लगी तो रईसी का शव क्यों नहीं जला। जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति रहे इब्राहिम रईसी की मौत सस्पेंस बनती जा रही है। घटना के 4 दिन बीत चुके हैं और अब तक उनकी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। ये खुलासा रईसी के शव को लेकर किया गया है। इस खुलासे के बाद कई अहम सवाल उठ रहे हैं, खास तौर से ईरान और इंटरनेशनल मीडिया में इसकी खास तौर पर चर्चा है। दरअसल ईरान की वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल के हवाले से यह सवाल उठाया गया है कि अगर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें आग लगी तो क्यों रईसी की बॉडी नहीं जली। इससे पहले ईरान में एक वीडियो भी वायरल हुआ। इसमें एक वीडियो में 4 साल पहले का ये वीडियो है, तब जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी। खामेनेई और राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी दोनों कासिम सुलेमानी के पार्थिव शरीर के पास खड़े होकर फूट फूट कर रोए थे। 4 साल बाद रईसी की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। जी हाँ, खामेनेई इस बार रईसी के पार्थिव शरीर के पास खड़े थे लेकिन उनके आंसू नहीं निकले। इंटरनेशनल मीडिया में इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि खामेनेई ने रईसी की मौत पर आंसुओं से दुख क्यों नहीं जताया। क्या खामेनेई के मन में रईसी की मौत को लेकर गुस्सा भरा था। तो दोस्तों वहीं इंटरनेशनल खबरों में भी एक से एक खबरें छापी गई हैं रईसी की मौत को लेकर। तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का 9वां बिहार दौरा आज काराकाट में कुशवाहा के लिए करेंगे रैली। पटना और बक्सर में भी उनकी जनसभा। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर बिहार दौरे पर आज आ रहे हैं। पीएम मोदी शनिवार यानी आज के दिन राज्य में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उनकी काराकाट में भी सभा हो रही है। यहाँ वे एनडीए प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। काराकाट में बीजेपी के बागी पवन सिंह भी निर्दलीय चुनावी मैदान में है, जिससे यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। काराकाट के बाद पीएम मोदी पटना और बक्सर जिले में भी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का इस चुनाव में ये 9वां बिहार दौरा होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कौन कौन बिहार से इस खबर को देख रहा है बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, केजरीवाल का सबसे बड़ा सवाल, कहा मोदी बताएं 75 के बाद पीएम रहोगे या नहीं रहोगे। तो वहीं पूछा योगी के मुद्दे पर बीजेपी चुप क्यों है। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया टुडे टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रीति चौधरी के साथ एक खास इंटरव्यू में दिल्ली के चुनावी दंगल, लोकसभा चुनाव, एक्साइज पॉलिसी केस समेत कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और दावा किया है कि बीजेपी में सक्सेशन वॉर चल रहा है। साथ ही उन्होंने सवाल भी पूछा कि पीएम मोदी बताएं कि 75 के बाद प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं, और दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए उनके उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने का रास्ता साफ कर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल केजरीवाल से जब पूछा गया कि आपने क्यों कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं अब अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि आप इंटरनेट पर सर्च मार लो। खुद अमित शाह जी ने 2019 में कहा था कि 75 साल के सभी लोगों को रिटायर्ड कर रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद ये रूल बताया था कि 75 साल के बाद बीजेपी के संगठन में भी और सरकार में भी किसी को कोई
पद नहीं दिया जाएगा। इसी के तहत आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। न जाने कितने लोगों की टिकटें काटी गयी। तो वहीं योगी जी पर भी केजरीवाल ने ये सवाल किया कि योगी के मुद्दे पर बीजेपी चुप क्यों है। लेकिन दोस्तों आप क्या जवाब देना चाहेंगे केजरीवाल को? क्या पीएम नरेंद्र मोदी जी को 75 वर्ष के बाद भी पीएम रहना चाहिए या नहीं? कमेंट में इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं अगर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं 75 के बाद बीजेपी पार्टी का रूल फॉलो करूंगा और पीएम नहीं बनूंगा लेकिन बीजेपी को पूरा सपोर्ट करूंगा, तो दोस्तों पीएम मोदी के बाद कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री, बताना मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट में भारी मात्रा में बताइएगा और जितना ज्यादा हो उसके वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां अपने नागरिकों पर आतंकी हमले से बिफराता चाइना अब दिल पर पत्थर रखकर मनाएगा पाकिस्तान को। जी हां, कंगाल पाकिस्तान की फजीहतों में एक बार फिर इजाफा होता नजर आ रहा है। दर दर जाकर भीख मांगने वाले पाकिस्तान को चीनी नागरिकों की मौत के बदले 72 करोड़ रुपए का हर्जाना चुकाना पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें चीन के 5 नागरिकों की मौत हो गई थी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस हमले में मारे गए चीनी नागरिकों के परिजनों को बदले में 2.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 72 करोड़ पाकिस्तानी रुपए देगा। पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें चीन को हर्जाना देने का फैसला किया गया। जी हाँ, शहबाज सरकार ने दबाव में ही सही चीनी नागरिकों के परिवारों को पैसा देने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन चीन को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान की सरकार उसके नागरिकों की भविष्य में भी सुरक्षा नहीं कर पाएगी और यही वजह है कि चीन ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से इस मामले में मदद मांगी है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है जयशंकर जी ने। कहा इस देश में आरक्षण पर हमला किसने किया बताओ। दरअसल बीजेपी नेता और विदेश मंत्री जयशंकर जी ने आरक्षण खत्म करने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि इस देश में आरक्षण पर हमला किसने किया है? कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के कुछ अन्य दलों ने ही ऐसा किया है। जयशंकर जी ने कहा कि उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से आर्गुमेंट ऑफ फेथ का इस्तेमाल किया है और अल्पसंख्यक संस्थाएं बनाई हैं। जयशंकर जी ने आरोप लगाया है कि जिनके पास आरक्षण था उनसे आरक्षण छीन लिया गया। संविधान में 80 संशोधन किसके द्वारा किए गए थे? तो वो पार्टी जिसके पास संविधान को बदलने का सर्वोच्च रिकॉर्ड है अब ये कहने की हिम्मत कर रही है कि दूसरों की संविधान को लेकर मंशा क्या है। जी हाँ, यानी कि बड़े ही अच्छे और सटीक तरीके से तीखा पलटवार किया कांग्रेस पर जयशंकर जी ने। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों सिर्फ 4 दिन और इतना सस्ता हो गया सोना, हर दिन घट रहा भाव, चांदी भी बड़ी गिरावट। जी हाँ, सिल्वर रिकॉर्ड स्तर और गोल्ड 75,000 प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंचने के बाद हर दिन गिर रहा है। पिछले 4 दिनों से गोल्ड और सिल्वर के रेट में भारी गिरावट देखी जा रही है। हर दिन इन धातुओं के भाव में कमी आ रही है। सोना 74,367 रुपए से गिरकर 71,500 रुपए के करीब आ चुका है। सोने के भाव में यह गिरावट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर देखी गई है। दोस्तों आपके यहाँ पर क्या है सोने और चांदी का भाव कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। तो वहीं अब रील्स बनाने पर कटेगा चालान। केदारनाथ में वीडियो बनाने वाले लोगों से वसूला जाएगा इतना जुर्माना। जी हाँ, आजकल लोगों को रील बनाने का काफी क्रेज है। ये नशा अब लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा है। आज का यूथ यहाँ भी जाते हैं बिना जगह की मर्यादा का ख्याल रखे रील बनाने लगते हैं। ऐसे में केदारनाथ मंदिर परिसर में अब रील बनाने वालों को सरकार ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। केदारनाथ मंदिर परिसर में रील बनाने वाले 84 लोगों की पहचान कर उनका चालान भी काटा गया है, जिससे सरकारी खजाने में 30,000 रुपए जमा हो चुके हैं। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ मंदिर परिसर से 50 मीटर तक की दूरी में रील और फोटोग्राफी को पूरी तरह से बैन कर दिया है। तो वहीं राम मंदिर में मोबाइल पर लग चुका है बैन। राम मंदिर ट्रस्ट ने VIP श्रद्धालुओं पर भी लगा दी लगाम। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में शुक्रवार को अहम फैसला लिया गया है। राम मंदिर परिसर में अब पूर्ण रूप से मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया है। आम जनता के मोबाइल ले जाने पर पहले से ही प्रतिबंध लागू था। अब VIP और VVIP के मोबाइल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। IG और कमिश्नर के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी की बैठक में सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्या ये निर्णय बिल्कुल सही लिया गया है? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा और साथ में कमेंट में जय श्री राम कहना मत भूलिएगा। और दोस्तों हमने आपने जैसा जवाब दिया कि आप लोगों को देश दुनिया के साथ साथ लोकसभा इलेक्शन की भी खबरें बेहद जरूरी है सुननी, इसीलिए हमने आपको इस बीच में लोकसभा से जुड़ी भी खबरें बताई और हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि आपको जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं आ जाता, आपको चुनाव की भी हम खबरें देते रहेंगे। क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं बताइएगा जरूर। तो वहीं दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद करते हुए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।